जैसा कि आप सभी जानते हो कि संडे के दिन यहाँ पे ऑफलाइन में जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है उन सारे स्टूडेंट से यहाँ पे हम लोग पूछताछ करते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं ताकि हमको भी पता चले और आपको भी पता चले। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाता है ताकि आप लोग भी कुछ सीखें, आप लोगों का भी एनएमएमएस की तैयारी वीडियो के देखने के माध्यम से एक बेहतरीन तरीके से हो पाए। समझ गए ना? तो चलिए रोशन बताइए, ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। कौन कौन होता है? बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। ज्वाला का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा हीटिंग लगता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा गर्म रहता है? ऊपरी भाग। चलो, आज के दिन में अगर जवाब नहीं देगा तो आज फट्टा चलेगा, क्योंकि इससे पहले के संडे के वीडियो में विद्यार्थी सब जवाब नहीं दिया था और फिर इससे पहले के भी संडे में जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज हम छोड़ेंगे नहीं। समझ गए ना? तो बताइए, ज्वाला का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ का भाग क्या होता है? काला पाया जाता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र जहाँ पे काला भाग? आंतरिक भाग। हाँ, आंतरिक भाग, यानी कि सबसे निचली वाले भाग। ठीक है, आंतरिक भाग, उसका कलर काला पाया जाता है। इसके बाद बताइए, मध्य भाग का रंग कैसा होता है? पीला। हाँ, सबसे ऊपरी वाले भाग जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है उसका रंग कैसा होता है? नीला। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए, खड़े हो जाइए आप। खनिज किसे कहते हैं? जैसे सोना, चांदी, पेट्रोलियम, कोयला। हाँ, इससे पूछे, इसका नाम आप सभी जानते हो, इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा किए थे। इसका नाम है चंदन। ये भी एनएमएमएस का तैयारी कर रहा है। तो इससे हम अभी पूछे कि खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, क्योंकि पृथ्वी के अंदर में तो मनुष्य तो बनाने के लिए नहीं जाता है, तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, कोई भी तत्व हो, धरती के अंदर से जब ये निकालते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? खनिज। यानी तो हम लोग कहेंगे खान से निकाले गए पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। आप लोग बेहतरीन तरीके से सुनने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे कहा गया है? राज्यपाल। देखिए कितना बढ़िया जवाब दिया। राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। ठीक है, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, आप बैठ जाइए। चलिए खड़े हो जाइए। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए आप। बल किसे कहा जाता है? बल उसे कहते हैं जिसे लगाया जाता है, किसी वर्ष ढका देना या खींचना में बल लगाया जाता है, तो बल कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम तो आप पहले से ही जान चुके हैं। इसका नाम है क्या? शिव कुमार। इसे हम क्या पूछे? बल किसे कहा जाता है? तो इसे पूछे बल के बारे में, तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। बल किसी वस्तु को धकेलने और खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? बल कहा जाता है। अगर आपको किसी वस्तु को धकेलने की क्षमता है आपके पास, या किसी वस्तु को खींचने की क्षमता है, इसका मतलब आपके पास क्या है? बल है। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, घर्षण बल और घर्षण बल और होता है गुरुत्वाकर्षण बल। घर्षण बल और पेशीय बल। देखिए बल 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल कितने तरह के होते हैं? तो संपर्क बल 2 तरह के, एक घर्षण बल होता है, एक पेशीय बल होता है। घर्षण बल का मतलब क्या हुआ? 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला एक विरोधी बल। जैसे मान के चलिए कोई भी वस्तु को हम लोग फेंकते हैं, जैसे बॉलों के फेंकते हैं, गेंद को फेंकते हैं, तो कुछ देर के बाद वो गेंद क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो किसके कारण से रुकता है? तो वही घर्षण बल के कारण से। यह एक प्रकार का विरोधी बल होता है जो गति का हमेशा क्या करता है? विरोध करता है, वो आपको आगे नहीं जाने देता है। तो उसी तरह के बल को क्या कहेंगे? घर्षण बल। तो 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले विरोधी बल को जो हमेशा गति का विरोध करे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? घर्षण बल। पेशीय बल किसे कहा जाता है? पेशियों से पसंद जैसे मानसिक सक्रियता के साथ द्वारा खींचा जाता है या कुछ भी खींचने को क्रिया को हम पेशीय बल कहते हैं, जैसे घोड़ा द्वारा खींचा गया। चलिए ठीक है, इसे हम पूछे पेशीय बल के बारे में, इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। पेशीय बल का मतलब क्या हुआ? कोई भी काम करने के लिए अगर हमारी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? मांसपेशीय बल। ये भी एक संपर्क बल है। जैसे कि कोई भी वस्तु को उठाने के लिए मांसपेशी को तो टच में जाना ही पड़ेगा। जैसे 1 लोटा पानी उठाते हैं, 1 बाल्टी पानी उठाते हैं, या कोई भी काम करते हैं, किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा कर रखते हैं, तो वहाँ पे शरीर के अंगों की आवश्यकता होती है, होता है ना? तो वहाँ पर टचिंग होता है। तो जब भी कोई भी काम करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर के मांसपेशी की आवश्यकता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेशीय बल। जैसे टूथपेस्ट उठाना है, कोई भी सामान को उठाना है, तो उठाते हैं तो हम अपने मांसपेशी की सहायता से उठाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेशीय बल कहेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि संडे के दिन यहाँ पे
ऑफलाइन में जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है उन सारे स्टूडेंट से यहाँ पे हम लोग पूछताछ करते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, ताकि हमको भी पता चले और आपको भी पता चले। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आप लोग भी कुछ सीखें, आप लोग भी एनएमएमएस की तैयारी, आप लोगों का भी एनएमएमएस की तैयारी वीडियो के देखने के माध्यम से एक बेहतरीन तरीके से हो पाए। समझ गए ना? चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसके बाद बताइए, असंपर्क बल किसे कहते हैं? असंपर्क बल उस बल को कहते हैं जिसे बिना संपर्क को लगाया जाता है, उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे हो गया गुरुत्वा बल और हाँ, देखिए इससे पूछे असंपर्क बल के बारे में कि असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। तो असंपर्क बल हो गया चुंबकीय बल, फिर वैद्युत बल। चुंबकीय बल का मतलब क्या हुआ? चुंबक किसी भी वस्तु को अचानक उसको मिलाने के लिए नहीं जाते हैं, थोड़ा निकट लाइए अपने आप खींच लेगा। तो लोहा से बनी हुई वस्तु को जब कोई पदार्थ खींच लेता है अपनी ओर आकर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल। एक होता है चुंबकीय बल, दूसरा क्या होता है? गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल। एक होता है क्या? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल को ही हम लोग क्या कर सकते हैं? असंपर्क बल का उदाहरण ले सकते हैं। असंपर्क बल की तरह ही होता है, क्योंकि मान के चलिए किसी व्यक्ति के ऊपर से 11,000 वोल्ट का करंट जाएगा तो उस स्थिति में क्या होता है? अपने आप खींच लेता है, जहाँ पे आपको टचिंग नहीं कराना पड़ता है, अपने आप खींच लेता है। उसी को तो कहते हैं असंपर्क बल। बिना संपर्क का एक दूसरे पर जब बल लग जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? असंपर्क बल। जैसे कि गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि मान के चलिए किसी भी वस्तु को मान के चलिए ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर ही क्यों नहीं जाता है, नीचे क्यों आ जाता है? इसका मतलब पृथ्वी के पास कोई खींचने की क्षमता है, ताकत है। तो उसी ताकत को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल। तो पृथ्वी के द्वारा खींचा गया आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। इसमें हम लोग टचिंग कराने के लिए नहीं जाते हैं ना, असंपर्क के कारण से एक दूसरे पर बल लग जाता है ना। असंपर्क टचिंग में थोड़ी है। ऊपर में किसी वस्तु को फेंकते हैं, फिर अपने आप जो है धरती के बीच में एक आकर्षण बल पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल, जिसके कारण से क्या होता है? उसको खींच लेता है। देखिए असंपर्क बल का उदाहरण क्या हो गया? असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 तरह के। वैसे हो गया स्थिर वैद्युत बल। जब भी आपको असंपर्क बल के बारे में पूछे कि असंपर्क बल कितने तरह के होते हैं तो 3 तरह के बोलिएगा। एक स्थिर वैद्युत बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल। इसको एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा। चलिए ठीक है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। हाँ चलिए ठीक है, बैठ जाइए, खड़े जाइए। आप बताइए, दाह्य और अदाह्य पदार्थ में क्या अंतर है? वो सब पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। हाँ वो सब पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है। देखिए इसका भी नाम आप इससे पहले के वीडियो में आप देखे होंगे तो परिचित होंगे। इसका नाम क्या है? अभिषेक है। अभिषेक से पूछे कि दाह्य और अदाह्य पदार्थ में क्या अंतर है, जो कि काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो दाह्य पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। जलने वाले पदार्थ को दाह्य पदार्थ और नहीं जलने वाले पदार्थ को अदाह्य पदार्थ। जैसे भूमि की नहीं जलता है और जलने वाले पदार्थ तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल ढेर को है। आपका घर भी जल जाएगा, आपका बाल भी जल जाएगा। तो समझ गए दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं और अदाह्य पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद बताइए, धातु क्या है? वो सब पदार्थ जिसके बाह्यतम का हम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उसे धातु कहते हैं। हाँ देखिए, अभिषेक से पूछे बार इससे पहले के वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप तो इससे पहले के भी वीडियो में हमने चर्चा किए थे कि धातु क्या है। वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। आप बताइए, उपधातु किसे कहेंगे? वैसा धातु जिसमें धातु तो दोनों गुण पाए जाते हैं उसे धातु कहते हैं। देखिए फिर इससे क्वेश्चन पूछे, उपधातु किसे कहते हैं? तो जिसमें धातु एवं अधातु दोनों का गुण मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु। जैसे कोई उपधातु का एग्जाम्पल बोलिए तो। जीवनियम, आर्सेनिक। हाँ, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब क्या है? उपधातु का एग्जाम्पल है। भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है? बाघ। हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। हाँ। इसके बाद बताइए, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। अब इसके बाद बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 2010 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इससे पूछिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो इस सब क्वेश्चन पर हम चर्चा किए हैं। फिर भी आज के इस वीडियो में भी हम आपको रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। समझ गए ना? रेड डाटा बुक क्या है? वो सब होता है जिसमें दुनिया के जितने भी जीवों का जीवन संकट में उसका रिपोर्ट रखा जाता है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। देखिए इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। किसके बारे में? तो रेड डाटा बुक के बारे में। रेड का मतलब ही होता है खतरा।
हम लोग जो है लाल रंग का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? खतरे के निशान के रूप में, जहाँ पे खतरा वाला बात रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रेड लाइट को जलाते हैं। तो हम इससे पूछे कि रेड डाटा बुक क्या है, तो वैसी पुस्तक जिसके अंदर दुनिया के जितने भी तमाम जीवधारी है, जितने भी जीव है और जिसका जीवन संकट में है और जिसको जीने की स्थिति नहीं है, उन सारे बातों को, उन सारे जीवों की जानकारी जिस पुस्तक के अंदर में डाला गया है उसे हम लोग कहते हैं रेड डाटा बुक। वैसी पुस्तक जिसमें दुनिया भर के तमाम जीवों की जीवन की स्थिति, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी संकटापन्न स्थिति है कि कैसे है, उसके बारे में जब किसी पुस्तक में लिखा गया है, उसी पुस्तक का नाम क्या है? रेड डाटा बुक। समझ गए? अब इसके बाद बताइए आप, विश्व वन वर्ष कब घोषित किया गया था? 2011 ईस्वी में। चलिए ठीक है। अनाज का भंडारण हम लोग कैसे करते हैं? पहले अनाज के भंडार को सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं, हाँ, उसके बाद फिर ड्राम में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा सके रख देते हैं। ठीक है। और कौन कौन सा तरीका है जिस तरीका के माध्यम से हम लोग अनाज को भंडारण कर सकते? बहुत ही सारे तरीका है। कोठी था, लोहा का टीन, CIO, SLO। ठीक है। कटाई क्या है? फसल को पकने के बाद काटने के बाद कटाई करते हैं। ठीक है। कृषि पद्धति किसे आप क्या समझते हैं? खेती बाड़ी करने के तरीके को कृषि पद्धति कहते हैं। चलिए ठीक है। खेती बाड़ी करने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि पद्धति। चलिए, मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तीनों में अंतर बताइए, तीनों का परिभाषा बोलिए और कुछ एग्जाम्पल बोल दीजिए। वैसा फसल जैसे हम गर्मी ऋतु में उगाते हैं उसे रबी फसल कहते हैं। रबी फसल नहीं। देखिए, अभिषेक से पूछे कि मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जायद फसल, यानी तो उसी को हम लोग कहते हैं गर्मा फसल। देखिए, रबी फसल किसे कहते हैं आप लोग ध्यान में रखिएगा, शीत ऋतु में यानी कि ठंडा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को हम लोग क्या कहेंगे? रबी फसल। तो ठंडा ऋतु में कौन कौन फसल उगाया जाता है? तो गेहूँ मुख्य रूप से, इसके बाद हो गया चना हो गया, इसके बाद हो गया आलू हो गया, जो भी ठंडी ऋतु में उगाया जाता है ना, आप लोग सोचिएगा कि ऐसा कौन सा फसल है जिसको हम लोग ठंडे ऋतु में उगाते हैं। तो ठंडे ऋतु में यानी कि शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को हम लोग क्या कहेंगे? तो रबी फसल कहेंगे। इसके बाद बताइए, खरीफ फसल किसे कहा जाता है? वैसा फसल जैसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जैसे धान, जूट, मक्का आदि। ठीक है। इसे पूछे खरीफ फसल के बारे में, इन्होंने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया कि वर्षा ऋतु में जिस फसल को उपजाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, धान हो गया। और जो भी फसल जिसको उपजाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हो, ज़्यादा मान के चलिए पटसन हो गया, जूट हो गया, जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता हो जिस खेती को बाड़ी करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? खरीफ फसल। इसके बाद बताइए, गर्मा फसल किसे कहते हैं? वैसे फसल जैसे हम गर्म उगाते हैं उसे जायद फसल कहते हैं। हाँ, इसे पूछे फिर जायद फसल के बारे में, तो वैसे फसल जो ग्रीष्म ऋतु में उपजाया जाता है यानी कि गर्मी के मौसम में उपजाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं गर्मा फसल या जायद फसल। ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को हम लोग क्या कहेंगे? गर्मा फसल या जायद फसल। जैसे गर्मी ऋतु में हम लोग गर्मी के मौसम में कौन कौन सा फसल उपजाते हैं? एग्जाम्पल मूंग दाल। हाँ, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब आप लोग सोचिएगा ना कि गर्मी के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, आप लोग सोचना है। समझ गए ना? ये 3 बात आपको दिए सोचने के लिए, रबी फसल के बारे में, खरीफ फसल के बारे में और जायद फसल के बारे में। इन तीनों बातों को ध्यान से सोचिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। तो ऐसा क्या कारण है जिससे हम 2 वस्तुओं के बीच घर्षण को कम कर सकते हैं? कोई कारण बताइए जिससे घर्षण कम हो जाए। घर्षण को कम करने का क्या तरीका है? क्या इसमें से कोई बता सकते हैं घर्षण को कम करने का क्या तरीका है? चलिए खड़े चाहिए। घर्षण को कम करने के तरीका के बारे में बताइए। घीस लगा कर, तेल लगा कर, बैगन लगा कर। और इसके बाद देखिए, अभिषेक से पूछे घर्षण के बारे में, तो घर्षण सबसे पहले घर्षण है क्या इसके बारे में समझ लीजिए, और फिर इसके बाद समझेंगे कि घर्षण को कम करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले समझते हैं घर्षण क्या है। तो घर्षण एक प्रकार के क्या है? विरोधी बल है, जो हमेशा क्या करता है? गति का विरोध करता है। यानी कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला एक विरोधी बल जो हमेशा क्या करे? गति का विरोध करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? घर्षण बल करेंगे। घर्षण बल कब ज़्यादा होगा मान के चलिए, इसके बारे में पूछा जाता है। और घर्षण बल कब कम लगेगा, तो इसको जानिए। जैसे मान के चलिए किसी क्षेत्र को समतल है तो उस समतल को न बना करके उबड़ खाबड़ बना दीजिए, तो उसमें चलेगा इन गाड़ी। तो जब चलता नहीं है गाड़ी, किस स्थिति में? उस स्थिति में जब घर्षण का मान ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ना हम लोग साइकिल के टायर, किसी भी गाड़ी के टायर को क्या बनाते हैं? खांचेदार बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि उसमें घर्षण लगे। समझ गए ना? घर्षण रहना भी जरूरी है। घर्षण नहीं रहने से आप किसी एक स्थान पर आप टिके ना पाइएगा, जाते रहिएगा। जाते रहने से तो आपको काम नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं आपको स्थिर रहकर ही आप काम कर सकते हैं। वैसे तो स्पीड में रह के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा
कि घर्षण लाभदायक भी है और घर्षण हानिकारक भी है। लाभदायक किस स्थिति में, अगर दुनिया के अंदर में किसी भी गाड़ी के अंदर में या दो वस्तुओं के बीच के अंदर में किसी एक वस्तु के बीच में अगर घर्षण लगने वाला खांचेदार कोई भी चीज़ नहीं बनाया जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, इंसान जाते रहेगा। तो जब कहीं पर स्थिर नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा? काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको स्थिर रहना पड़ेगा तभी काम होगा। इसलिए ना किसी भी साइकिल के टायर या किसी मान के चलिए जूते चप्पल पहनते हैं तो इसी में थोड़ा क्या बनाया जाता है, खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण को पकड़े रहता है तो आप फिसलिएगा नहीं। बाद में पता चला जैसे कि मान के चलिए केले के छिलके पर वहाँ पर तो कुछ नहीं रहता है और उस पर जो पड़ जाता है तो घर्षण नहीं रहने के कारण से हम लोग गिर पड़ते हैं ना। ठीक उसी तरह से अगर घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग हमेशा फिसलते रहेंगे, स्थिर नहीं रह पाएंगे, समझ गए ना। तो घर्षण बल को कम करने का तरीका है, हम लोग जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कैरम बोर्ड अक्सर खेलते हुए देखते हैं, दूसरे व्यक्ति को खुद भी खेलते हैं। तो कैरम बोर्ड पर हम लोग घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या करते हैं, हम लोग बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं साइकिल में या कोई भी गाड़ी के अंदर में बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? ताकि घर्षण कम हो। इस स्थिति में ज़्यादा घर्षण कम होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ज़्यादा बढ़िया से घूमेगा, चलेगा। अब पता चला घर्षण ज़्यादा हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, कोई वस्तु जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल्दी खिंचा जाएगा मतलब क्या होगा, उसमें जल्दी मतलब जो है टिकाऊ नहीं रह पाएगा ना। घर्षण बल रहना भी जरूरी है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि मान के चलिए एक ही वस्तु को आप कुछ दिन ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिएगा तो वो वस्तु बाद में क्या हो जाता है, खरोच आ जाता है, उसमें वो नष्ट हो जाता है, खत्म होने लगता है। पहला कारण क्या है, हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं बॉल बेरिंग की सहायता से। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कारक है जिससे घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो पहला कारण है बॉल बेरिंग की सहायता से। दूसरा कारण क्या है, पाउडर का इस्तेमाल करके। तीसरा कारण क्या है, स्नेह का इस्तेमाल करेंगे, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तेल लगा के कर सकते हैं। साइकिल में हम लोग तेल डालते हैं ना। इसके बाद क्या है, ग्रीसिंग करते हैं। ठीक है, आपने बढ़िया जवाब दिया। आप बताइए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? चलिए रंजित बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? वस्तु को अपने और आकर्षित करते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए जैसे इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। देखिए अभी इससे कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अभी तो आपने जवाब दिया गुरुत्व बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहा जाता है? वैसा बल जो एक दूसरे के द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वैसे बल को नहीं कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, कह सकते हैं, एक तरीका है कहने का, कह सकते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का हम अलग परिभाषा लिखाए थे। ब्रह्मांड के सभी वस्तुएं अपने द्रव्यमान के कारण जब एक दूसरे पर बल आरोपित करता है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। जबकि पृथ्वी के द्वारा खींचा गया आकर्षण बल को ही हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर क्या होता है, हाँ एम जी। चाहे गुरुत्व बल बोलिए चाहे उसको भार बोलिए, वेट मतलब भार, तो आप इसको क्यों नहीं तैयार किए? F बराबर क्या होता है, F बराबर संवेग किसे कहा जाता है? देखिए इससे पूछे हम संवेग किसे कहते हैं, तो संवेग का मतलब होता है चोट लगना। अब भाई किस तरह से चोट लगेगा, संवेग कहते किसको है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे हम लोग, संवेग कहेंगे। तो मान के चलिए आपके पास m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उसको जब किसी स्पीड से फेंकिएगा और जिस पर फेंकिएगा तो उस पर चोट तो लगेगा। तो m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु में अगर उसमें वेग डालते हैं तब वह जिस पर गिरेगा तो उस पर क्या होगा, चोट लगेगा। तो उसी तरह से आप समझिए संवेग का मतलब क्या होता है, चोट लगना। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, संवेग। और संवेग का मतलब चोट लगना, समझ गए? संवेग का मतलब समझ गए ना हम। अब इसके बाद बताइए बल क्या है? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को, अरे हाँ, तो अभी ये तो चर्चा किए इतना आसान क्वेश्चन में आप लसकिएगा तब कैसे होगा? ग्रह किसे कहते हैं? हाँ ये सब तो इससे पहले के भी वीडियो में हमने चर्चा कर दी। किसका ज्वलन ताप अधिक होता है, इसमें से आपको चुनना है। किसका ज्वलन ताप अधिक होता है? लकड़ी का अधिक होगा, केरोसिन तेल का अधिक होगा? ज्वलन ताप अधिक होता है लकड़ी का। अरे बेवकूफ रे, अब तुमको ज्वलन ताप किसका कम होता है किसका अधिक होता है इसमें भी जानकारी नहीं है। ज्वलन ताप अधिक का मतलब क्या है, जिसको जलने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी तो लकड़ी की ना होगी। जितने भी गाय गोइठा है जो हम लोग जलाते हैं उसका ना ज्वलन ताप अधिक होता है। ज्वलन ताप कम होने का मतलब जो कम ही टेम्परेचर पर जलना प्रारंभ कर दे, जिसको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होगी। तो केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब को जलाने के लिए हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये सब बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसका ज्वलन ताप अधिक होता है और किसका ज्वलन ताप कम होता है। विद्यार्थी अक्सर हमेशा किस बात को याद रखता है, ये ज्वलन ताप अधिक होने का मतलब क्या हुआ, वो बढ़िया जलता है। अरे बेवकूफ़ नहीं,
ज्वलन ताप अधिक का मतलब क्या हुआ, जिसको जलाने के लिए अत्यधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, पहले उसमें धुआं निकलेगा, फिर उसमें से पानी निकलेगा, ये सब के तो ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। किसका, तो गोईठा को हो गया, इसके बाद हो गया जितने भी लकड़ी हो गया, जितने भी घास फूस हो गया, इस सब का ज्वलन ताप अधिक होता है। किसके तुलना में, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब में तो ज्वलन ताप 9 के बराबर दीजिए, उसे आग पकड़ लेता है। तो इस सबको काहे भूलते हैं। इस वीडियो के अंदर में हम एक बेहतरीन तरीका से आपको प्रकाश चैप्टर, लाइट चैप्टर के बारे में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ से ध्यान समझिएगा। अब से एक बताइए, ये प्रकाश किसे कहते हैं हम लोग? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने में मदद मिलती है। इसे गमन करने के लिए आप माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, अभिषेक से पूछे कि प्रकाश क्या है, तो उन्होंने एक बेहतरीन तरीका से जवाब दिया, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, और प्रकाश से एक अनप्रस्थ तरंग है। अब बोलेगा सर जी अनप्रस्थ तरंग क्या है, तो इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा कर दिया कि अनप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण का गति तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, उसे हम लोग कहते हैं अनप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक अनप्रस्थ तरंग है, क्यों? क्योंकि इसकी गति जो होती है ना, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो जिसकी भी गति तरंग संचरण, जिधर तरंग जा रहा है और उधर माध्यम कण ऐसे ऐसे करके जा रहा है, यानी कि लंबवत जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनप्रस्थ तरंग कहेंगे। तो देखिए, आप बोलिएगा सर जी प्रकाश किस तरह से ऊर्जा है, प्रकाश को हम कैसे समझेंगे कि एक प्रकार का ऊर्जा है? अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा? क्या पेड़ पौधा कभी भोजन बना पाएगा? नहीं ना, भोजन बना पाएगा। तो पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? प्रकाश की आवश्यकता होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा कारण क्या है, देखिए ना, हम लोग सोलर प्लेट को जो है, सोलर प्लेट से जो है, जब सोलर प्लेट पर सूर्य की रोशनी डालते हैं तो उससे क्या होता है, उससे बैटरी चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश में क्या है, एनर्जी है, बहुत ही सारी एनर्जी है। अगर दिन भर अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और हम लोग ऊर्जा कहते किसको है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर दिन भर रोशनी नहीं रहेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, तो उसी स्थिति में पेड़ पौधा भी भोजन नहीं बना पाएगा। इसके साथ ही साथ मनुष्य भी कोई काम नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही साथ कोई भी सोलर प्लेट से जो भी आज हम लोग देखते हैं बैटरी को चार्ज करते हैं, उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। यह एक अनप्रस्थ तरंग की तरह होती है, और इसका निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ गए ना? जिसे गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऐसा ही चले जाएगा। मान के चलिए अंतरिक्ष में हम बोलेंगे किसी को फ़ोन करके तो आवाज़ नहीं सुनाई देगा, लेकिन अंतरिक्ष में टॉर्च डालेंगे तो जाएगा। यानी कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार का मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बताइए, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने घटना को प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? चलिए, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। इससे पूछे रंजीत से, देखिए इसके बारे में तो आप पहले से परिचित हो। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर, कहीं से प्रकाश की किरण आया, किसी सतह पे पड़ा, फिर उधरे चलेगा, जिधर से आया था, ऊपर से आया था ऊपरे चले गया, तो इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये तीनों क्या होता है, एक ही जगह स्थिर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम किस तरह से याद रखेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण, किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब बीच में एक क्या होता है, लंब होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया या खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। किसी वस्तु का आपतन कोण, किसी प्रकाश स्रोत का आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, क्या होगा? हाँ, इसे पूछे कि आने वाली किरण का एंगल 60 डिग्री है, तो जाने वाली किरण का एंगल कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि जितना डिग्री से आया उतना ही डिग्री से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, यानी कि परावर्तित भी हो जाएगा। जब इस तरह की घटना होता है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपतन कोण मान अगर 60 डिग्री हो जाएगा तो परावर्तन कोण का भी मान, चलिए ठीक है। अब बताइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? आप बताइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आ रहा है तो बोलिए। प्रकाश की तीन से होकर जाती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे डिवीजन कहते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, इसे पूछे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? वर्ण का मतलब होता है कलर, रंग, विक्षेपण का मतलब होता है अलग हो जाना।
जब प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब समझे, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो 7 कलर में विभक्त हो जाएगा। इसी 7 कलर में विभक्त होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? लाल का। हाँ, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? हाँ, इसे पूछे किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसलिए ना हम लोग खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है। मान के चलिए कोई वस्तु है, मान के चलिए 1 लोटा पानी लिए, 1 लोटा पानी को ज़्यादा दूर तक फैलने नहीं देंगे, तो ज़्यादा दूर तक फैलने नहीं देंगे, किसी पाइप के माध्यम से या किसी नली के माध्यम से भेजेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा। और जब एक ही स्थान में फैल जाएगा तो उस स्थिति में आप लोग ज़्यादा दूर तक किसी वस्तु को नहीं ले जा सकते हैं। तो मान के चलिए इसके बारे में पूछा जाता है, किसके बारे में? कि लाल रंग का इस्तेमाल खतरे के निशान के रूप में क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? लाल रंग को आप बहुत दूर से देख सकते हैं। बहुत दूर से देखने का मतलब क्या? इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। अब प्रकीर्णन का भाई क्या मतलब है? प्रकीर्णन का मतलब होता है किसी भी वस्तु का फैलना। प्रकाश जब किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो माध्यम में बहुत सारे धूलकण हैं, उससे जब टकराइएगा, आप भी किसी से टकराते हैं तो फैल जाते हैं ना, थोड़ा इधर से उधर हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से प्रकाश जब किसी माध्यम जैसे कि धूलकण से टकराता है तो प्रकाश फैल जाता है। तो प्रकाश के इसी फैलने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए? तो प्रकाश का किसी धूलकणों से टकराकर फैलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जिस तरह से हम लोग जब कल को चलाते हैं, ट्यूबवेल को जब चलाते हैं तो उस स्थिति में पानी निकलता है, और जो पानी जब निकलता है तो उस स्थिति में क्या होता है? प्लेट पे जाता है, किसी समतल सतह पे जाता है, पानी छितर जाता है ना, फैल जाता है ना। ठीक उसी तरह से प्रकाश का किसी कणों से टकराकर फैलने की घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, जब कोई भी चीज़ फैलेगा कम तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ आप समझिए, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने का मतलब क्या हुआ? लाल रंग फैलेगा नहीं, जब फैलेगा नहीं तो दूर तक दिखाई तो पड़ेगा। इसलिए खतरे का निशान लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम हो जाता है, जिसके कारण से लाल रंग को कोई वस्तु बहुत दूर से देख सकता है। सच में हम लोग देख पाते हैं। मान के चलिए टावर कहाँ पर आता है, उसमें देखिए कितना दूर पर आता है स्थित, लेकिन वहाँ पर जब लाल रंग का रोशनी बढ़ते रहता है तो हम लोग देख लेते हैं। टावर का, मोबाइल टावर के देखते हो ना, एयरटेल टावर, कोई भी टावर के देखते हुएगा, बहुत दूर पर स्थित रहेगा, लेकिन उसमें लाल रंग का रोशनी जब जलते रहता है तो वहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि वहाँ पर लाल रंग का कलर है, इसलिए बनाया जाता है। समझ गए? इसके बाद बताइए आप ब्रेल पद्धति से आप क्या समझते हैं? वैसा पद्धति जिसके माध्यम से अंधा भी पढ़ लिख सकता है। हाँ, ब्रेल पद्धति का मतलब क्या हुआ? इसको ब्रेल लिपि के नाम से भी जानते हैं। ब्रेल लिपि का मतलब क्या हुआ? अंधों को पढ़ने वाला लिपि। अंधों को पढ़ने के लिए जो जिस चीज़ का आविष्कार किया गया उसे हम लोग कहते हैं ब्रेल पद्धति। पद्धति का मतलब कहता है तरीका, जिस तरीका की सहायता से अंधा भी, जिसको आँख नहीं है, वो भी पढ़ सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेल पद्धति। समझ गए? फसल किसे कहा जाता है? बड़े भूभाग में लगाए जाने वाले फसल, बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधा को फसल कहते हैं। हाँ, इसे पूछे फसल के बारे में। तो जब एक ही किस्म का पौधा बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, बड़े भूभाग पर उगाया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। मान के चलिए 2-3 कोला उगा दिया, मान के चलिए धान की खेती कर लिया या गेहूं की खेती कर लिया, तो उसको फसल नहीं कहते हैं। बहुत ही बड़े भूभाग का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे देख रहे हैं तो गेहूं का फसल, जहाँ पे देख रहे हैं तो धान की खेती कर किया हुआ रहे, चाहे जहाँ पे देख रहे हैं गेहूं का खेती किया हुआ रहे, यानी कि बहुत ही बड़े भूभाग पर जब किसी पौधे को उगाया जाता है, एक ही किस्म का, एक ही तरह का, देख रहे हैं तो धाने का पौधा देख रहे हैं, देख रहे हैं तो गेहूं का पौधा देख रहे हैं, लेकिन बड़े भूभाग पर, तब उसको कहा जाता है फसल। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दिया। फसल किसे कहते हैं तो आपने बताया कि जब एक ही किस्म का पौधा बहुत ही बड़े भूभाग पर उगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। चलिए ठीक है।